नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्विज जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो डे नंबर 14 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं और यूट्यूब में भी देख सकते हैं, टेलीग्राम में अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। तो शुरू करते हैं हम डे 14 को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक ब्लैंक स्पेस में आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। तो सेंटेंस हमारा देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि द रिजल्ट बीइंग अवेटेड, ठीक है, ब्लैंक स्पेस। तो अब एक्चुअली में क्या है कि ये सेंटेंस जो है इट सेल्फ इज कंप्लीट है ना। इसका हिंदी में जैसे मीनिंग होगा कि परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है, ठीक। तो यहाँ ब्लैंक स्पेस में कोई प्रीपोजिशन फिल करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी आपको एक ब्लैंक स्पेस में प्रीपोजिशन ही फिल करना है। तो सेंटेंस क्या है कि इन स्पाइट ब्लैंक स्पेस वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मतलब कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद वह फेल हो गया, ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ होता है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कैन यू प्लीज ब्लैंक स्पेस माई वेबसाइट बिफोर आई पब्लिश इट, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या फिल होगा, ऑप्शन बी जो है गो थ्रू, ठीक है। तो गो थ्रू का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ हमें स्टार्ट करनी है ना, तो स्पेशली उसको एज अ एग्जामिनेशन के तौर पे उसको विजिट करना। तो जैसे ये कोई मान लीजिए किसी से क्वेश्चन कर रहा है कि कैन यू प्लीज गो थ्रू माई वेबसाइट बिफोर आई पब्लिश इट, है ना, कि क्या तुम मेरी वेबसाइट को एक बार एग्जामिन कर सकते हो एक सिस्टमैटिक मेथोडोलिकल जैसे कि जो वे होता है उसमें, हाँ, जिस मतलब मेरे पब्लिश करने से पहले, उस वेबसाइट को लाइव करने से पहले उसको तुम एक बार देख लो। तो ऑप्शन बी जो है दिस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है आपसे कि वी डिड नॉट ब्लैंक स्पेस द प्रोग्राम टू बी सच ए ह्यूज सक्सेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे कि जो सेंटेंस का एक सेंस बन रहा है, तो उन्होंने मतलब कि जो उनका प्रोग्राम था वो इतना बड़ा सक्सेसफुल इवेंट होगा उन्होंने कल्पना नहीं की थी, है ना। तो जो ऑप्शन बी है एक्सपेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। उन्होंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी, तो उनको ये इस हिसाब से सेंटेंस जो है करेक्ट हो गया हमारा। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसमें अगर किसी पार्ट में एरर है तो आप उसको चूज करें, अदरवाइज ऑप्शन डी जो है वो चूज कर लें। तो अब सेंटेंस हमारा क्या है कि नो सूनर, फिर ये ए पार्ट हो गया, उसके बाद डिड ही सैट फॉर डिनर देन द डोर बेल रैंग, ठीक है, या फिर नो एरर। तो अब ए पार्ट तो ठीक है, बी में जो गलत है क्या है कि डिड ही सैट, है ना, तो सिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ये वर्ब की इस हिसाब से लगाएंगे हम वर्ड को, तो सिट यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे जैसे सेकंड फॉर्म दे रखी है तो सिट यूज करेंगे, तो बाकी हमारा सेंटेंस जो है पूरा सही हो जाएगा। तो इसमें इस हिसाब से बी पार्ट में एरर है, ठीक है, ये देखा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे एक कोटेड पार्ट है, इसमें आपको इम्प्रूव करना है, अदरवाइज ऑप्शन डी जो है नो इम्प्रूवमेंट का वो चूज कर लीजिए, ठीक है। तो अब हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है कि नीदर टेड नॉर जॉन आर गोइंग, ठीक है। तो एक्चुअली 2 पर्सन है और इस तरीके के सेंटेंसेस में आपको पता ही होगा कि सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं कि इनमें से कोई एक ही तो जाएगा कहीं पे, तो इज यूज करेंगे, है ना, इज गोइंग। ऑप्शन सी जो है दिस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक ईडियम है, इसको आप देखिए, इसका जो मीनिंग एग्जैक्ट होगा वो क्या होगा। तो ईडियम हमारा है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कि समथिंग विच इज वेरी अनएक्सपेक्टेड, है ना, कोई भी ऐसी घटना जो उसके आपने मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी हो वो हो जाए। तो अब चूंकि दिए गए ऑप्शंस में ऐसा अनएक्सपेक्टेड जो है वो रेन के बारे में दिया जा रहा है, तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको ऑपोजिट बताना है, वर्ड है हमारा अमेच्योर, है ना, एमेचर इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं इसको। तो एमेचर का मतलब होता है कि जैसे कोई मतलब शौकीन आदमी है, इस तरीके का आदमी होता है ना, काफ़ी अनफॉर्मल वे में है, तो उसका जो ऑपोजिट होता है वो प्रोफेशनल हो जाएगा, ठीक है, जो काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करता है, तो इसलिए प्रोफेशनल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको एग्जैक्ट वो बताना है मीनिंग इसका, ठीक है। देखिए लिखा है कि आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। तो अब हमारा वर्ड जो है वो साइकोफैंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो इसका ऑपोजिट सिनोनिम है जो इसका क्या है, ब्रेव, कवर्ड, हार्ड वर्किंग या फिर लिक स्पिटल। तो अब साइकोफैंट के हिसाब से होगा हमारा ऑप्शन डी जो है लिक स्पिटल। तो साइकोफैंट का मतलब हो गया हमारा जैसे कोई चाटुकार टाइप का व्यक्ति है ना, तो लिक स्पिटल का मतलब भी वही होता है कि जो चाटुकार हो या किसी की खुशामद करता हो, है ना, तो उस तरीके का पर्सन के लिए ये वर्ड यूज करते हैं।
अब यहाँ पे आपको इनको जो सीक्वेंस में लगाना है ना। तो अब देखिए क्या है, इसका जो हम आपको इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसको आप अगर अरेंज करेंगे उस हिसाब से तो ये एक मीनिंगफुल ऑर्डर बनेगा। तो जो हमारा सी ऑप्शन है QSPR, ठीक है, इसके हिसाब से अगर आप देखें तो पहला हमारा देखिए क्या है पार्ट इसका कि मोस्ट ऑफ द पीपल अक्वायर, अब क्यू ले लीजिए तो क्यू है ये, तो मोस्ट ऑफ द पीपल अक्वायर देयर एंसेस्ट्रल कल्चर एंड, फिर एस आ गया, एंसेस्ट्रल कल्चर एंड ट्रेडिशन विदाउट क्वेश्चनिंग देम, ठीक। अब उसके बाद पी ले लीजिए, विच मेक्स देम हेजिटेंट, और आर ले लीजिए, ये है which makes them hesitant to accept new ideas and theories of, ठीक है। तो इस तरीके से, और फिर ये theories of, यहाँ पे 6 नंबर है theories of the changing world। तो इस हिसाब से हमारा एक मीनिंगफुल ऑर्डर बन गया। तो ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो आपको चूज करना है, ठीक है। तो अब जो हमारा वर्ड है वो सैशे है ना, किसी चीज का जो पाउच होता है ना, किसी भी जैसे प्लास्टिक वगैरह की पाउच में को सामान आता है तो सैशे बोलते हैं उसको। तो ऑप्शन जो हमारा ए है दिस इज करेक्ट स्पेलिंग, सैशे। अब यहाँ पे एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको बताना है आपको। तो अब हमारा देखिए क्या लिखा है, सिस्टम फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, ठीक है। तो ये होता है ड्रैगनेट, ठीक। मतलब कि पूरी प्लानिंग के साथ जब जैसे किसी क्रिमिनल को हमें मान लीजिए कोई किसी को कैच करना है, स्पेशली पुलिस वगैरह को, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जो ड्रैगनेट है ना, उसको कैच करने के लिए कि विच इज़ इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ऑप्शन ए। अब एब नॉर्मल डिज़ायर टू मर्डर, ठीक है। तो ये एक इसके लिए जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये है ऑप्शन ए जो है होमिसिडोमेनिया, ठीक है। ये देखिए होमिसिडोमेनिया। अब इसका जो एक तरीके से मीनिंग और समझिए तो एक मेंटल कह लीजिए इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है किसी पर्सन को, जिसमें उसको डिज़ायर होती है किसी को मारने की, और वो एक्चुअली में उसको कभी कभी अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज एब नॉर्मल डिज़ायर टू मर्डर। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दिया करिए, जैसे ये वर्ड्स जो 3 ऑप्शन में बचते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस में जैसे मीनिंग पूछा जा रहा है, इडियम पूछा जा रहा है या सिनोनिम पूछा जा रहा है, इनको आप सर्च करके पढ़ा करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी न किसी रूप में। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि एक इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको इसको चेंज करना है। तो हमारा जो सेंटेंस है कि ही सेड, फिर यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है नॉनसेंस, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस है उसके लिए अब इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको पास्ट टेंस में बनाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन सी हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज नॉनसेंस, ठीक है। बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज नॉनसेंस। 15 नंबर में है कि सिनेमा शो विच इज़ हेल्ड इन द आफ्टरनून, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। तो मतलब कि जो सिनेमा या मूवी थिएटर्स वगैरह होते हैं ना, तो उनके जो शो होते हैं जैसे कई स्लॉट्स में होते हैं, जैसे आजकल मल्टीप्लेक्स आ गए हैं ना, तो उसमें कई ऑडिटोरियम होते हैं, ऐसे 4-5 होते हैं ना, PVR वगैरह जैसे है। तो मान लीजिए कोई शो दोपहर के स्लॉट में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, है ना। तो अब इसमें जैसे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, दिस इज मैटिनी, आफ्टरनून शो, रिट्रीवर या फिर नून शो, है ना। तो ये होता है मैटिनी, ठीक है, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे 16 नंबर में एक देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ L एंड N इज 7:5, ठीक। इफ द एज ऑफ N आफ्टर 7 ईयर्स, तो मतलब ये हमारा N है, और सॉरी ये हो गया L, दिस इज N, ठीक। इफ द एज ऑफ N आफ्टर 7 ईयर्स विल बी 32, है ना। तो इनकी जो हो जाएगी 32 हो जाएगी। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ L, ठीक है। तो इनकी अब ये जो प्रेजेंट एज है ये पूछा जा रहा है, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो अब 7 साल बाद मान लीजिए N की आयु हो रही है 32 वर्ष, ठीक। तो उसकी प्रेजेंट एज पहले हम निकाल लेते हैं। तो वैसे करेंगे, इसको मान लीजिए 32 में से 7 घटा लेंगे, ठीक है, तो 25 साल आ जाएगा। तो अभी उसकी 5 साल एज है, मतलब जो रेशियो है, तो 5 का जो हमारा वैल्यू है 25 है, ठीक। तो हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमसे प्रेजेंट एज जो है L की पूछी जा रही है, तो L का जो हमारा रेशियो यहाँ दे रखा है 7, तो 7 × 5 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो L की एज आ जाएगी 35 ईयर्स आ जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स द गर्ल, चेतन सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, हाउ इज चेतन रिलेटेड टू दैट गर्ल। इसको एक इमेज बना लेते हैं। इस इमेज में अगर आप समझिए तो क्या कहा जा रहा है कि चेतन ने एक लड़की की ओर संकेत करते हुए क्या कहा कि वह मेरी दादी, तो ये देखिए चेतन ये है, इनके ऊपर इनकी दादी हैं, ठीक। तो दादी की एकमात्र पुत्री देखिए संतान, जो दादी की जो भी संतान है ये है, ठीक। अब उस संतान की पुत्री जो है वो नीचे यहाँ पे है, ठीक। तो ये हो गया। तो अब उसमें पूछा जा रहा है कि चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या हुआ, चेतन की दादी की जो पुत्री मतलब संतान है ना, मतलब उनका फादर होंगे, ठीक है, और उनकी बेटी ये है, तो ये उसका भाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है दिस विल बी करेक्ट, ये वाला जो है। अगला प्रश्न देखेंगे।
अब यहाँ पे आपको ऑड चूज करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शंस क्या है, संगीत, गायक, निर्देशक और अभिनेता, ठीक है। तो इसमें जो ऑड है वो संगीत हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके क्योंकि संगीत के अलावा जो बाकी के 3 ऑप्शन है ये ह्यूमन बीइंग्स होंगे, कोई ना कोई इंसान होंगे ना, या मेल होगा या फीमेल कोई होगी, ठीक है। गायक, निर्देशक और अभिनेता। संगीत जो है वो इंटेंजिबल अलग चीज़ है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑड हो गया। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 80, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 60 और 80 के बीच में जो हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। 61, 67, ठीक है, 71, 73 और 79, ठीक है। तो अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 351, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। तो ये हमारा जो है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days एंड बी इन 36 days इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 9 days देन व्हाट परसेंट ऑफ वर्क इज लेफ्ट, ठीक है। तो कितने प्रतिशत काम बचेगा ये पूछा जा रहा है आपसे, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो एक जो ए है और बी है, तो यहाँ पे इसको जैसे सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए तो क्या हुआ, एक कर रहा है 18 दिन में और बी जो कर रहा है वो 36 डेज में। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ओ सॉरी 36, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो ए की आ जाएगी 2 और बी की आ जाएगी 1, ठीक है। तो अब होगा हमारा जो 9 दिन ये लोग काम करते हैं, ठीक है, साथ में। तो 9 दिन कैसे काम करेंगे, 2 और 1, टोटल एफिशिएंसी जो होगी 3। तो 3 की एफिशिएंसी से 9 दिन तक काम किया इन्होंने, तो टोटल 27 यूनिट काम कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टोटल वर्क है 36 है और 27 इन्होंने काम किया, तो इसको घटाइए तो हमारा जो आएगा वो 9 यूनिट जो काम है वो शेष बच जाएगा। तो अब यही निकालना है कि परसेंटेज 9 यूनिट काम जो कि शेष बचा है तो ये कितने प्रतिशत जो है वो प्रतिशत में बेसिकली आपको बताना है। तो अब यहाँ देखिए खाली जगह में कहीं लिख लेते हैं। तो 9 जो है 36 का है ना, 36 यूनिट चूंकि हमारा काम था, कितने प्रतिशत है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25% आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा कहाँ पे है, डी में, देखिए दिस इज करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव है इंग्लिश में या फिर हिंदी में विशेषण है, तो इसमें जो आदिम है ना, जैसे आपने वाक्यों में सुना होगा कि आदिम कद का कोई मानव है, या इस तरीके से इसको यूज करते हैं, तो ये किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं ना उसकी, कि वो इस रूप का है, तो आदिम जो है वो हमारा विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आईना शब्द है, तो यहाँ पे कुछ भाषाएं लिखी हैं, तो ये किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो आईना है आपका फारसी भाषा का शब्द, ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट, ये देखा आपने। अगला प्रश्न है आपको वर्तनी शुद्ध जो है वो चयन करनी है। तो अब वो जो हमारा शब्द है वो निवृत्ति है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ऑप्शन हमारा जो सी है निवृत्ति है ना, इसको इस हिसाब से लिखते हैं, बाकी के जो 3 है ये गलत है, ठीक है। अगला देखेंगे अंजन का पर्यायवाची चुनिए। तो अंजन जो होता है वो हमारा होता है काजल, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जो आंख में काजल लगाते हैं ना उसी को अंजन बोलते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा इसको क्या बोलते हैं, तो ये होते हैं आपके दंपति होंगे, नहीं माफ कीजिएगा, दंपति नहीं, युगल होंगे, ठीक है। दंपति जो होते हैं वो शादीशुदा जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं। फिलहाल पुरुष और स्त्री का कोई जोड़ा है ऐसे अगर, तो उसके लिए हम वर्ड जो यूज करते हैं हिंदी में वो होता है युगल, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। दंपति नहीं होगा, पति पत्नी युग में ये सब भी नहीं होंगे। अब यहाँ पे टू व्यू इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब यू मस्ट हैव, तो जैसे इंटरनेट है उसी को वेब बोला जा रहा है, www इंटरनेट, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप कैसे ऑपरेट करते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा कि जब तक हमारे पास वाईफाई चाहे लगा लो, डोमेन नेम होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट होगा, ये सब तो ठीक है, ब्राउजर नहीं होगा तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए वेब ब्राउजर जो है दिस इज एसेंशियल टू व्यू इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे है कि द क्विकेस्ट एंड ईजिएस्ट वे इन MS वर्ड, MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का उसके बारे में बात हो रही है कि द क्विकेस्ट एंड ईजिएस्ट वे इन MS वर्ड टू लोकेट अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट इज टू यूज द विच कमांड, है ना, ब्लैंक स्पेस है, तो कौन सी कमांड हम यूज, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, ऐसे लाइंस कुछ लिखी हुई हैं, अब जैसे बहुत ही लंबा डॉक्यूमेंट है, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर फ्रेज यूज करना है, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है कि राम इज गोइंग, तो आप राम इज गोइंग को जो हमारा ये फाइंड वाला कमांड है ना, ये Ctrl+F ये करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे आप राम इज गोइंग ऐसे जो भी लिखना है आपको लिख के सर्च करेंगे तो आपको वो चीज़ जहाँ पे भी होगी पेज में या जहाँ जहाँ होगी जितने जगह पे वो आपको हाईलाइट करके शो कर देगा। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट, वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी है।
अगला है कि फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, है ना। तो फाइल एक्सटेंशन जो किसी भी चीज़ में लगे होते हैं ना, जिससे जो हमारी फाइल्स होती हैं एक्सेल की और वर्ड की, पीपीटी, है ना, पावर पॉइंट, तो एक्सटेंशंस हम क्यों यूज़ करते हैं या कंप्यूटर में उसको किस लिए यूज़ किया जाता है। तो उसका जो एक तरीके से कह लीजिए बेसिक यूटिलिटी है वो होता है आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, है ना, कि किस प्रकार की हमारी किस सॉफ्टवेयर की फाइल है या किस टाइप की फाइल है, उसको उसकी पहचान करने के लिए। तो ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आइडेंटिफाई द फाइल, है ना, तो इसलिए नहीं यूज होता है, उसका प्रकार पहचानने के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 29 नंबर में है कि द मेमोरी विच इज़ प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो जैसे कि कई प्रकार की मेमोरी होती हैं, रोम, रैम, ठीक है। तो ऐसे जो भी फॉलोइंग होती हैं, तो फिलहाल दिए गए ऑप्शंस में से क्या है कि जो हमारा रोम है, रीड ओनली मेमोरी, है ना, विच इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव, है ना, जो कंप्यूटर में होता है। तो इसको कब प्रोग्राम करते हैं कि जब ये मैन्युफैक्चर हो रही होती है, उसी टाइम इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है, इसके ऊपर सॉफ्टवेयर की या कह लीजिए जो कोडिंग होती है इसकी, ये उसी सेम टाइम पे होती है, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है कंप्यूटर में। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। अब फिर यह है कि फायर वॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, है ना। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क में या कंप्यूटर ऑपरेशन में जितने भी हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उसमें फायर वॉल्स यूज़ होती हैं, तो उनका जो यूज़ होता है वो किससे बचाव के लिए होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, तो ये जो अनऑथराइज्ड अटैक्स होते हैं, है ना, जितने भी वायरस के अटैक्स होते हैं, फिशिंग अटैक्स होते हैं और भी इस तरीके के कई सारे अटैक्स हैं, तो जो अनऑथराइज एक्सेस कंप्यूटर में हमारे करना चाहते हैं उससे बचने के लिए फायरवॉल्स का यूज़ करते हैं। फायरवॉल यूज़ होगी तो आपका जो है कोई भी अनऑथराइज अटैक या फिर एक्सेस कंप्यूटर में आपके नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे देखिए कई सारे लोगों ने वायरस अटैक जो है यूज़ मतलब चूज़ करा है ऑप्शन के तौर पे, बट वायरस अटैक मतलब एक कंपोनेंट है ना, उसके अलावा बहुत सारे जो जैसे स्पैम ईमेल्स आती हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। तो वायरस अटैक इज एन एग्जांपल ऑफ अनऑथराइज अटैक, तो अनऑथराइज अटैक विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे कि अ गवर्नर डज नॉट पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स। तो जो भी स्टेट्स में गवर्नर हमारे अपॉइंट होते हैं, है ना, इनकी अपॉइंटमेंट होती है आर्टिकल 155 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पार्ट 6 है हमारा स्टेट वाला, उसके अंडर में। तो राष्ट्रपति के थ्रू गवर्नर अपॉइंट होते हैं, तो इनके पास एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के राइट्स होते हैं, ठीक है, पावर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं, तो और फाइनेंशियल पावर्स भी होते हैं। बट गवर्नर्स के पास इमरजेंसी की कोई पावर नहीं होती है, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, है ना। कोई भी इमरजेंसी इंडिया में इम्पोज होती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो, नेशनल इमरजेंसी हो, जैसे 1975 के आसपास जो लगी थी, एंड कोई भी जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तो ये सब करने की जो पावर है ओनली एक्सक्लूसिव जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए कुछ जीआई प्रोडक्ट्स हैं, तो ये इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा है, ठीक है। तो जो चंदेरी फैब्रिक है ना, चंदेरी अगर शहर का नाम अगर आप कुछ जानते हैं तो ये वहीं का एक कपड़ा है, तो ये हमारा जीआई टैग है मध्य प्रदेश का, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये जो 3 पैठनी साड़ी, चंपा सिल्क और सलेम कपड़ा, ये किस किस रेस्पेक्टिव स्टेट्स के जीआई टैग्स हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संजय दुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू मार्स प्लैनेट, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ दे रखी हैं, पढ़ लेते हैं। पहला है कि द डायमीटर ऑफ प्लैनेट मार्स इज मोर देन दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जो अपना मार्स का डायमीटर है प्लैनेट का, ठीक है, जैसे प्लैनेट है तो ये उसका जो डायमीटर है वो अर्थ से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट पहली तो गलत है। दूसरा है टू कंप्लीट वन ऑर्बिटल डिस्टेंस मार्स टेक्स मोर टाइम देन दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जैसे मार्स की जो ऑर्बिट है उसको एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में मार्स जो है वो अर्थ से ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि डायमीटर जो मार्स का है वो अराउंड 6794.4 किलोमीटर के आसपास का है, और जो हमारे अर्थ का है वो अराउंड 12756.28 किलोमीटर के आसपास का है, ठीक है। तो इसी हिसाब से देख लीजिए कि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है और दूसरा जो है वो ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है, सॉरी गलत क्लिक हो गया, बी ऑप्शन फिलहाल जो है दिस इज करेक्ट। वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि द सुरू रिवर ओरिजिनेट्स इन, तो ये एक सुरू रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो जैसे जो ये रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, तो ये लद्दाख जो हमारा रीजन है यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। इसको मैप में आप एक बार लोकेट करके देख सकते हैं। जैसे लद्दाख में चाइना के साथ
बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो लद्दाख वगैरह से रिलेटेड कई सारी चीज़ें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना आजकल बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, J&K एंड लद्दाख से, इसको देख लें आप। अब यहाँ पे आपको कैपिटल पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस। तो बेलारूस की जो कैपिटल है वो है मिन्स्क। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। मिन्स्क कैपिटल है बेलारूस की, जो बेलारूस कंट्री की कैपिटल। अगला है कि लेटर्स पेटेंट टर्म इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये एक टर्म है लेटर्स पेटेंट। अब ये क्या होता है, तो फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ आरबीआई, ये गलत है। फिर है अ प्रोडक्ट विच इज रजिस्टर्ड एज जीआई, जोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब जीआई प्रोडक्ट के तौर पे कोई प्रोडक्ट है वो रजिस्टर्ड है, ये भी नहीं है। ठीक है, पहला भी गलत। दूसरा, तीसरा है अ टाइप ऑफ लीगल इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ पब्लिश्ड रिटन ऑर्डर इशूड बाय अ मोनार्क और प्रेसिडेंट। इसका हिंदी भी देख लेते हैं। देखिए, तीसरा ऑप्शन हम देख रहे थे लेटेस्ट पेटेंट का, कि सम्राट या राष्ट्रपति द्वारा जारी एक लिखित, देखिए लिखित दो बार आ गया, ये गलत हो जाएगा, मतलब काट देंगे। जारी लिखित आदेश के रूप में एक प्रकार का कानूनी साधन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय मोनार्क और प्रेसिडेंट, तो यही हमारा ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अब जैसे कॉलोनियल टाइम जो था हमारा ब्रिटिशर्स का, उस टाइम पे जो किंग्स वगैरह होते थे तो वो ये इशू करते थे, तो वहीं से ये एक टर्म जो है काफ़ी चर्चा में आया। तो ये कुल मिला के क्या है कि एक ऑफिशियल ऑर्डर है किसी भी मोनार्क, प्रेसिडेंट या फिर हेड ऑफ स्टेट का। ठीक है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री हैज़ क्रिएटेड डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। ठीक है, जितने भी इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स आती हैं ये एग्जाम में काफ़ी आते हैं, इनको आप देखें ध्यान से। तो अब क्या है कि क्रिएटेड डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ अक्रॉस द कंट्री, है ना, कि किस संस्था मंत्रालय ने देश भर के डिजिटलीकरण की सीमा को अधिकृत करने के लिए डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स बनाया है। तो ये इंडेक्स बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। दिस इज नॉट डेवलप्ड बाय एनपीसीआई और एनआईसी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज क्रिएटेड बाय आरबीआई। ठीक है, तो इंडिया में जितने भी डिजिटाइजेशन हो रहा है उसकी जो एक एक्सटेंट, मतलब उसकी जितनी भी हमारी कह लीजिए सीमाएं हैं, उसकी कहाँ तक ये चीज़ डिजिटाइजेशन की हो रही है, डेवलप हो रही है, उसको उसकी मैपिंग करने के लिए, है ना, रिपोर्टिंग करने के लिए डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स बनाया गया है। फिर है कि विच सिटी वॉज मेड द इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो 1857 का ये मतलब आज़ादी का पहला जो कह लीजिए स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उस समय ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपना इमरजेंसी हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ बनाया था अपने ऑफिशियल यूज़ के लिए, तो ये बना था इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद शहर है वहाँ पे बना था। ऑप्शन डी। अब एक बुक है उसके बारे में, उसके राइटर्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो बुक है लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो ये बुक जो इसके लेखक हैं ये हैं ऑप्शन बी जो है गुरमुख निहाल सिंह। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन्होंने ये लिखा था लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलप एंड नेशनल डेवलपमेंट। अगला है कि इसमें से कौन सी बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो पहले भी हमने कई प्रश्न देखे हैं अपने क्विजेज में, यहाँ पे एक और प्रश्न है। तो जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए ये विशेष अधिकारी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एनसीबीसी भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। जीएसटी काउंसिल अभी हाल ही में जो 2017 में अमेंडमेंट हुआ उससे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया। एनजीटी जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, 2010 में जब ये बना तो दिस इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना, कानूनी संस्था है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। आप देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज जो है वो किसने करी। तो इसका जो इसके खोजकर्ता जो थे ये थे आपके कीथ पोर्टर। ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो जैसे यूज़ होता है तो ये एक्चुअली जैसे जो मतलब दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मेम्ब्रेन, है ना, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं जैसे सेलुलर फंक्शन, प्रोटीन का सिंथेसिस, है ना, लिपिड का सिंथेसिस, तो इस तरीके के फंक्शन जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, फंक्शन करता है। तो आप इसका जो इन्होंने खोज किया आपका कीथ पोर्टर, ऑप्शन सी है। अगला है कि फॉर द फर्स्ट टाइम पेपरलेस बजट इज प्रेजेंटेड बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अभी 2021-22 का जो बजट अभी इस वर्ष में आया उत्तर प्रदेश का, तो इन्होंने सबसे पहले पेपरलेस बजट जो है वो प्रेजेंट किया है। ऑप्शन ए। अगला है कि द रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट ऑफ उत्तर प्रदेश आर, है ना, तो ये जो अभी लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से पूछा जा रहा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट उत्तर प्रदेश का है -1.07%, ठीक, और फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.17% अराउंड है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अब चूंकि जो हमारी प्रेजेंट में रेवेन्यू डेफिसिट की स्थिति है तो रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, रेवेन्यू सरप्लस के अराउंड है, तो इसलिए ये माइनस में जो दर्शाया गया है आंकड़ा, तो हमारा सी ऑप्शन जो है ये फैक्ट जो है इसको याद करके रखें, एग्जाम में पूछा जाता है, फैक्चुअल चीज़ें भी कई बार आती हैं। फिर है अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश बजट 21-22, ठीक है,
अ न्यू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विल बिल्ट इन, है ना। तो जो नया एक खेल विश्वविद्यालय बनेगा, कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपका, जैसे यहाँ तो शहरों के नाम दिया नहीं है, मेरठ में बनेगा ये, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो शहर है गाजियाबाद से लगा हुआ मेरठ में इस यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स होती हैं, है ना, ऐसे आपने जो ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है उसमें लगा होता है, ठीक, और ऐसे जो बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये वर्क करता है हमारा पास्कल का जो सिद्धांत है उस पर वर्क करता है, ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल नहीं है, पास्कल का नियम है। इसको डिटेल में आप एक बार देख लीजिएगा। अगला है कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी, ये बुक किसने लिखी? तो ये बुक लिखी आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट, ठीक है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। फिर है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस टीम 11, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में पूरा चांस से पूछा जा सकता है। इज फॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अभी जब सेकेंड वेव चल रही थी कोरोना की, तो उस टाइम पे इस टीम 11 को फॉर्म किया गया था टू टैकल कोविड-19, ठीक है। जो जितनी भी इसेंशियल सर्विसेज थी उस सब चीज़ों के मैनेजमेंट के लिए टीम 11 का फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश में किया गया। 49 नंबर क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, ठीक है। अगस्त 2021 के महीने में कौन सा नया सदस्य बना है इन दिए गए देशों में से? तो USA, रशिया, जापान या बांग्लादेश? तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो बांग्लादेश है। और CDRI के बारे में अगर थोड़ा विस्तृत जानकारी देखें तो ये बेसिकली डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इंटरनेशनल एक तरीके का कोलिशन है जिसमें कई सारी कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एजेंसीज हैं मोस्टली वो हैं, ठीक है। और मल्टीनेशनल जितने डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं वो हैं, प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोग हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना। तो इनका सबका एम कुल मिला के यही है कि जो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक, उसको फुलफिल करना और उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना, है ना। तो उसमें कोऑपरेशन करना, तो ये है CDRI, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, इंडिया में ही, और ये फाउंड हुआ था वर्ष 2019 में, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मे भी एग्जाम में आ सकता है। 2019 में CDRI इस्टेब्लिश हुआ। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 3.0, ध्यान से देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स, है ना, 3.0 कब रिलीज हुआ? एक फैक्ट है यहाँ पे 3 जून 2021 को, ठीक है। एक ये भी फैक्ट है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। तो नीति आयोग ने रिलीज किया ये SDG इंडिया गोल इंडेक्स 3.0, जिसमें उत्तर प्रदेश वॉज प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, ठीक है। तो यूपी जो हमारा इसको कैटेगराइज किया गया है, ये है आपका जो परफॉर्मर स्टेज है ना, ऑप्शन बी जो है, इसमें इसको कैटेगरी में रखा गया है इस रिपोर्ट के अंदर। इस इंडेक्स में यही जो 4 कैटेगरीज यहाँ पे लिखी हैं, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर, ये 4 कैटेगरीज होती हैं। तो यूपी हमारा है परफॉर्मर कैटेगरी में, और केरला जो है, केरला ने टॉप किया है इस रैंकिंग में, ठीक है। और उसके बाद आपका है तमिलनाडु एंड देन हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये स्टेट्स हैं, और केरला का जो स्कोर था अराउंड 75 है, और इनके जो है कंबाइंड स्कोर दोनों के लगभग 72 है, ठीक है। ये रैंकिंग की डिटेल्स आप एक बार देख लीजिएगा। और बॉटम परफॉर्मिंग स्टेट्स जो रहे इस रिपोर्ट में, वो आपका बिहार, झारखंड और असम, ठीक है, ये थे। तो इस रिपोर्ट की जितने भी फैक्ट्स हैं देख लीजिए, ये पूरा चांसेस है पूछा जा सकता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर हुआ बी, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ तक ये इस क्विज के डे 14 के हमने सारे क्वेश्चन जो हैं वो 50 सॉल्व किए हैं। आने वाले दिनों के क्वेश्चंस अगले वीडियोस में सॉल्व किए जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।